सलामकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाओ। सर करम मालिक की जात का शुक्र। सर क्वेश्चन है, जी जी। हमारे पास जो बताना है, पॉलिनोमियल फंक्शन जो है सर हमारे पास, हम्म। एमसीक्यूज ही है कि पॉइंट आउट द पॉलिनोमियल फंक्शन। एक हमारे पास है पॉलिनोमियल फंक्शन, ये है जी स्क्वेयर प्लस जी प्लस वन। दूसरा ऑप्शन है कॉस हाइपरबोलिक जी। ठीक तीसरा है। है ई की पावर जी। हम्म। और फोर्थ मानना है ऑल ऑफ दीज। तो इसमें सिर्फ इशू क्या है? हमने पॉलिनोमियल फंक्शन सर यहाँ से पॉइंट आउट करना है, तो ठीक है। आंसर जो है वो ऑल ऑफ दीज है यहाँ पे। अच्छा, सवाल के अंदर ऑप्शन ही गलत सिलेक्ट हो गई हुई है। यानी पेपर टेस्ट के अंदर वो इस पे टिक हुआ हुआ था, इसको सही ऑप्शन कहा हुआ था। जी सर, ऑल ऑफ दीज। हाँ तो वो स्क्रीन गलती है। शेयर की हुई है? नहीं नहीं, स्क्रीन में कुछ भी शेयर करने के लायक ही नहीं था। मैंने कुछ भी शेयर नहीं किया हुआ अभी तो। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने कहा शायद आप कुछ लिख रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ वो ऑप्शन गलत है, तो जाहिर है। सिर्फ जी वाला ही जवाब सही है। मैं उसको देख भी लेता हूँ, हाँ, करेक्ट हो जाता है। जी सर, जी स्क्र प्लस जी प्लस वन है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, वही है। जी सर। जी कोई और? सर, सीक्वेंस कन्वर्जेंस और चीज होती है और सीरीज कन्वर्जेंस और चीज है, या जी एक जी, ही चीज है बिल्कुल ये? फर्क होता है दोनों में। सुन सर, सीक्वेंस आपका में तो हम ये लेक्चर। देखने होता है ना, सीक्वेंस तो ऐसे होता है ना कि उसकी जो टर्म्स हैं, हम देखते हैं कि वो किस नंबर को अप्रोच कर रही हैं। ऐसे ही होता है ना, जैसे वन, वन बाय टू, वन बाय थ्री, जी जी सर। वन बाय फोर, ये जी सीक्वेंस की सर। टर्म्स जीरो को अप्रोच कर रही हैं जी रफली, सर। यानी मैं आम लैंग्वेज में अगर बात करूं। और सीरीज में क्या होता है, हमने सम करना होता है ना टर्म्स का। जी सर। वो सम अगर हम फाइंड कर सकें तो फिर तो हम कहते हैं कि वो जाहिर है, अगर सम कोई रियल नंबर आ जाता है तो फिर हम कहते हैं वो हमारी सीरीज उस नंबर को कन्वर्ज करती है। अगर हम सम ना फाइंड जी कर सर। सकें कोई इस तरह से कि वो सम इन्फिनिटी हो जाए या कुछ और चक्कर आ जाए, तो फिर उस केस में हम कहते हैं वो कन्वर्ज करती है। यानी अगर हम सर इस तरह से कहें, अगर जो nth टर्म है, हम्म। अगर वो फाइनाइट हो तो वो फिर सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं, कन्वर्ज करेगी। nth टर्म हमें पता ही नहीं है कि क्या होगी। सीक्वेंस में कौन सी मतलब एन फाइनाइट टर्म्स अप्रोच टू होती हैं? इन्फिनिटी। आप नहीं, शायद एन आखिरी टर्म अप्रोच को टू कहना चाह रहे हो। इन्फिनिटी जिसे कहते हैं। जी जी सर। तो देखिए ना, सीक्वेंस के अंदर तो हमें पता ही नहीं है कि आखिरी टर्म क्या है, वो तो इन्फिनिट टर्म्स होती है ना। हम सर वो हर जो एन हम पुट फाइंड करते करके, हैं एन अप्रोच टू इन्फिनिटी करके। हाँ हम हर एक एन अप्रोच पुट करके देख लेते हैं। हाँ वो फाइंड करने का तरीका यही होता है, सॉल्व करने का ना आम हालात में, कि हम उसकी लिमिट ले लेते हैं, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। हाँ तो लेकिन वो बाज अगर हम दफा वो सॉल्व नहीं हमारा होती। आंसर। ऐसा ही है, बाज दफा वो सॉल्व नहीं हो पाती सर डायरेक्ट ऐसे। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर एक सीक्वेंस है, हम्म। तो अगर वो हम लिमिट फाइंड करें और लिमिट फाइनाइट आ जाए, तो वो कन्वर्जेंट होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। ठीक है, लेकिन अगर अगर सीक्वेंस में वो फाइनाइट आए लिमिट, तो फिर वो कन्वर्जेंट नहीं होगी, फिर वो डाइवर्जेंट होगी। सीक्वेंस में फाइनाइट लिमिट क्या मतलब? दूसरी बात आपने क्या कही है? मतलब सीक्वेंस से लिखी होती है, वो होती है ना सीरीज, सॉरी सीरीज। ठीक है। सीरीज में सीरीज में जो हम एन अप्रोच टू इन्फिनिटी करके फाइंड करते हैं,
अगर वो फाइनाइट आए, जीरो ना आए, अच्छा, मुझे तो समझ फिर आ वो। गया, आप ये कहना चाह रहे हैं वो एक होता है सीरीज के अंदर डाइवर्जेंस टेस्ट। जी सर। ठीक है, वो डाइवर्जेंस टेस्ट ये कहता है कि अगर इन्फिनिटी, अब सीरीज की जो nth टर्म है ए एन, आपके पास सीरीज है एन फ्रॉम वन से इन्फिनिटी ए एन, इस तरह का एक्सप्रेशन है, तो आप ए एन की लिमिट फाइंड कर लेते हैं, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अगर उसकी nth टर्म की लिमिट जीरो ना आए तो हम कहते हैं सीरीज डाइवर्ज करती। जी जी सर। लेकिन लेकिन अगर जीरो आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि कन्वर्ज करती। अच्छा अच्छा। हाँ, ऐसी ऐसी भी एग्जांपल्स मौजूद हैं जिनमें लिमिट तो जीरो है लेकिन वो सीरीज डाइवर्ज करती है। बहुत मशहूर सीरीज है वन ओवर एन। अच्छा, वन ओवर एन। इसकी लिमिट जीरो इसमें है वाकई वो जीरो आती है। लेकिन ये जी सर। डाइवर्जेंट सीरीज है। पी सीरीज। हाँ, पी सीरीज ऐसे ही है, वन अच्छा, ये ओवर एन की कन्वर्ज नहीं पावर करती। पी। जी, ये डाइवर्ज करती है। हाँ सर, ये जो सिक्स लेक्चर है ना, इसमें काफी चीजें कही गई हैं कि वो हमने रियल में पढ़ लिया, हालांकि रियल तो हमने अच्छा, पढ़ी नहीं है अभी तक। हाँ, असल में रियल की क्लास इस दफा पहले नहीं शुरू हुई, वो रियल की क्लास अमूमन पहले होती थी इसलिए। ओहो, ये मसला हो गया। इसमें तो तो सर कॉम्प्लेक्स में तो सीरीज सीक्वेंस का काम थोड़ा सा ही है, सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं है। इन डेप्थ डिटेल्स सारी की सारी जो है ना, वो हर तरह की, वो आप लोग रियल के लेक्चर्स में देख लेंगे। सर कल एक एमसीक्यूज आया हुआ था टेस्ट में, हम्म, काज अयोटा की वाली फाइंड करनी थी। वो ऑप्शन था 1.42 और 1.435, 1.52। तो ये हमें कैसे पता चलना था बगैर कैलकुलेटर के, या मतलब बगैर कैसे हमें कैलकुलेटर के पता तो चलना था जाहिर कि। है नहीं है, इस टाइम तो आपने कैलकुलेटर से ही करना था। अच्छा। हाँ जी, इस टाइम तो कैलकुलेटर से ही करना था। बस सिर्फ ये तो चेक यही करना था कि कुछ लोग डायरेक्ट सॉल्व कर भी पाते हैं कि नहीं कर पाते। अच्छा सर, वो ये कैसे सॉल्व करना था काज अयोटा, मतलब देखिए, आप वही। आयोटा कॉस जी क्या होता है, आप जी को लिख लें एक्स जमा आयोटा वाई, तो कॉस एक्स प्लस आयोटा वाई वाला फार्मूला लगा देना, कॉस अल्फा प्लस बीटा वाला। जी सर। तो उसमें आप कॉस अल्फा प्लस बीटा वाले फार्मूले में जहां जहां अल्फा है वहां वहां जीरो पुट कर दें, और जहां जहां बीटा है वहां वहां आयोटा पुट कर दें। सिंपल। तो तो असल में उससे क्या। इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा हाइपरबोलिक फंक्शन। इसका जवाब होगा जी सर। कॉस हाइपरबोलिक आयोटा, सॉरी, जी सर। कॉस हाइपरबोलिक वन। काज है। जी इस सर। तरह का कुछ जवाब आएगा शायद, या ई फिर हम की पावर सॉल्व। 1 प्लस -1/2। जी जी, ऐसे ही, यानी हम फार्मूला लगाएंगे ना वो कॉस एक्स प्लस अयोटा वाई जी। वाला, तो वो बराबर होगा कॉस एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस अयोटा साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। तो अगर कॉस अयोटा तो की वहां बात पे करेंगे तो वहां तो एक्स जीरो और वाई वन है, तो इस पूरे में एक्स की जगह जीरो और वाई की जगह वन लगा देंगे, तो ये आ जाएगा सिंपली आपके पास साइन कॉस हाइपरबोलिक वन। तो कॉस हाइपरबोलिक वन जी फाइंड सर। करना था आपने बस। हाँ, और वो इक्वल होता है यानी ई की पावर जी प्लस ई की पावर -g/2। जी, ऐसे ही। तो वो वैसे आंसर आ रहा था 1.54, हम्म। लेकिन इसमें आंसर कुछ और था, तो हाँ, चलो। टिक ऑप्शन टिक करने में गलती जरूर हो सकती है, जैसे एक सवाल और में भी ऑप्शन टिक करने में गलती हुई है। आपने कैलकुलेट सही कर लिया था ना? जी सर। बस ठीक है, फिर कोई इशू नहीं। सर आज लेक्चर थर्ड और फोर्थ था या फिफ्थ सिक्स था? यार, आप जो मर्जी कर लें। फाइव सिक्स था नहीं वैसे। वैसे सर फाइव सिक्स था, क्योंकि वो मंडे वाले दिन सर क्लास नहीं ना हुई थी, तो इस वजह से मैंने कहा शायद वो उसी नहीं, रूटीन से वो चल रहा है। ट्यूसडे से कॉम्प्लेक्स था ही, ट्यूसडे से। उस दिन सर वो पहले दिन वो था पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और ओडी और पीडी वाला था। हाँ, ओडीज का था लेकिन वो उस दिन नहीं हो तो वो फिर कभी कर लेंगे। चलिए ठीक है।
सर जो आपने क्वेश्चंस करवाए थे ना, हम्म सर इसमें हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख के कैसे पता चलेगा कि ये स्मूथ कर्व है या पीस वाइज स्मूथ है या सिंपल है? कौन से क्वेश्चंस? सर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस लेक्चर 4 में। अच्छा, मतलब मैंने सवाल भी करवाए थे या सिर्फ फिगर्स को ही बताया था सिर्फ? नहीं सर, आपने क्वेश्चंस कराए थे बस, अच्छा, क्वेश्चंस करवाए थे। मतलब कोई एग्जांपल्स थी स्मूथ वो। कर्व टाइप के क्वेश्चंस नहीं करवाए? इक्वेशन कर्व की दी हो उससे पता चल जाए। सर वैसे जो वो एग्जांपल्स थी ना, उसमें ये बताया हुआ था कि ये क्लोज्ड कर्व है या स्मूथ कर्व है, लेकिन मैं वैसे ही पूछ रही हूँ कि हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख के ये पता चल सकता है कि वो स्मूथ कर्व है या पीस वाइज स्मूथ है? हमें इक्वेशन से ही पता चल जाएगा कि वो है या नहीं है। स्मूथ कर्व के लिए क्या जरूरी होता है बोले कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने चाहिए। जी सर। ऐसे ही है ना? जी सर। और जो हमारे वैसे जितने भी इसमें सवाल होते हैं ना, कॉम्प्लेक्स के अंदर जितने भी आपने क्वेश्चंस देखे होंगे ज्यादा, अब मुझे कुछ कर्व तो याद नहीं है खैर सवालों में। सवाल ज्यादातर इस किस्म के होते हैं। इंटीग्रल के नीचे लिखा होता है जी मॉड इज इक्वल टू 1। देखे होंगे ना आपने बहुत सारे सवाल, जैसे सर कॉशी फंडामेंटल इंटीग्रल। थ्योरम वाले क्वेश्चन से। जी सर। उसमें क्या होता है, अगर आप इंटीग्रल देखते हैं तो इंटीग्रल के नीचे लिखा होता है कर्व सी सच दैट जी मॉड इज इक्वल टू 1। तो जी मॉड इज इक्वल टू 1 की ज्योमेट्री क्या होती है? जी मॉड इज इक्वल टू 1 भला क्या चीज होती है? यूनिट सर्कल सर्कल है सर सर। होता है। यूनिट सर्कल है सर, सर्कल। सर्कल है। तो ये सर्कल। क्लोज कंटूर होगी। तो हमें जी। इक्वेशन से ही पता चलेगा कि ये किस टाइप की कर्व है। ज्यादातर इसमें आपको वही मिलेंगी, क्लोज कंटूर्स ही मिलेंगी। क्योंकि ज्यादा काम जितने भी आपने मैक्सिमम थ्योरम्स देखे हैं उनमें यही है ना, थ्योरम के स्टेटमेंट के अंदर ये शामिल कर दिया गया जी कि क्लोज कंटूर होनी चाहिए। ऐसे ही है ना? जी सर। तो आपको कर्व की इक्वेशन से ही पता चलेगा। इस तरह की आ जाती है, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस टी, वाई इज इक्वल टू ए साइन टी, फिर टी की कोई रेंज दे दी 0 से π/2, तो ये एक सर्कल की क्वेश्चन ही होगी ना। जी सर। तो यहां से पता चल जाएगा कि ये क्लोज कंटूर है। जैसे जिस तरह सर्कल में लेते हैं एक्स इज इक्वल टू कॉस टी, वाई इज इक्वल टू साइन टी, तो जी, एलिप्स में क्या लेते हैं इसका? उसमें एक्स इज इक्वल टू ए कॉस और वाई इज इक्वल टू बी साइन लेते हैं। और हाइपरबोला में? हाइपरबोला में एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंट और वाई इज इक्वल टू बी टेन। थैंक यू सर। सर हमने एक चीज पढ़ी थी, एसेंट्रिसिटी। जी जी। सर उसको डिफाइन कर सकते हैं आप? मतलब अगर उसकी हेल्प से हमें मतलब उसका क्या, एसेंट्रिसिटी को डिफाइन करना वो किस लिए यूज होती है? आ, मुझे इस वक्त एसेंट्रिसिटी की डेफिनेशन याद नहीं है। वो आप कैलकुलस की क्लास जब भी एक दो दिन बाद शुरू होगी डॉक्टर साहब की, तो वो उसमें डिस्कस कर लीजिएगा सर से। उसमें उन्होंने प्लेन ओके कर्व सर। से पढ़ाना है। वो होता तो ठीक है सर। उसमें एसेंट्रिसिटी का डिस्टेंसेस की रेशोज ही होती है। जी ई सर। ओवर ए इस तरह की कुछ, मुझे अब सी ओवर ए शायद थी, मुझे अब सही तरह से ऐसे ना ही। याद नहीं, काफी देर से मैंने देखा ही नहीं उसको। जी सर। सर एक बात मुझे, सर मेरा रिजल्ट है उसका डीएमसी मैंने चेक कर लिया है। जी जी। सर अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मतलब मुझे कंफर्म था कि मैं इतने ठीक होंगे, हम्म। और मैंने कोशिश की थी मैं एक्स्ट्रा लगाऊं भी ना, और फिर मेरे वो उतने मार्क्स नहीं आए जितने मुझे कंफर्म था मेरे ठीक है। कितने फिर आए हैं आपके? सर मेरे 35 आए हैं। 35?
और कितने आपको लग रहे थे कि सही है? 45 मुझे था कंफर्म ठीक होंगे। 45? 45 इस रेंज में। नहीं, वो आपने चेक किए थे आके? आपको सवाल सारे सही है? वो मुझे मतलब आंसर ठीक था, मतलब सिंपल क्वेश्चन थे इंटीग्रेशन वाले। एक फंक्शन क्वेश्चन आया था मेजरेबल है या नहीं है, इस तरह के जो सिंपल क्वेश्चन थे वो 45 थे मेरे ख्याल से, मैंने गिने थे उस टाइम। ये तो इतने तो मेरे नंबर पक्के आएंगे ना, तो ये था। तो शायद कोई होता है सर्कल के बाहर निकल गया हो तो मार्क्स काट खैर, नहीं। वो इतना नहीं होता, वो थोड़ा सा ही होता है। वो कितने को हो गए होंगे आपसे गलत? बिल्कुल ऐसे ही मैं कह रहा हूँ कि अगर नेगेटिव मार्किंग भी हो तो उतना नहीं हो सकते। हम्म। अब जाहिर है फिर गड़बड़ तो हुई है कोई, या तो आपसे गलत लगे हैं कुछ। बिल्कुल सर। ठीक। हाँ, लेकिन अंदर की स्टोरी हम जान नहीं सकते। Exactly. सर वो मैं इस तरह चलता है ना कि मतलब फर्स्ट सेकंड ईयर वो एग्जाम बंदा जब मैथ का दे के आता है, तो मेरा ये था कि मैं एस्टिमेट जितना करता था ना तो मुझे उसके आसपास ही मेरे मार्क्स आते थे। तो हम्म। बिल्कुल ये ऑपोजिट हुआ मेरा करके। ये पीपीएससी ना? जी जी। कोई नहीं, कोशिश करें, लगे रहें, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। बिल्कुल ये सर। एक्सपीरियंसेस इंशाल्लाह कहीं ना कहीं काउंट हो ही जाएंगे, बेहतरी हो जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर। अस्सलाम वालेकुम राशिद साहब। वालेकुम सर ये अस्सलाम। बताइएगा ये कौन से सब्जेक्ट के रिलेटेड है, क्योंकि मैंने अभी शेड्यूल नहीं देखा, इस वजह से मुझे आइडिया नहीं है। आज मोहसिन भाई, आज कॉम्प्लेक्स की क्लास है, और साथ में डॉक्टर साहब की भी शायद कॉम्प्लेक्स की क्लास ही है, मेथड के चैप्टर 1 की। शेड्यूल और मैंने अभी दोबारा शेयर कॉम्प्लेक्स कर दिया ग्रुप में, ताकि अगर कुछ लोग बाद में भी ऐड हुए हैं। ठीक है। आप वहां और से ना ना आज शेड्यूल से मैं देख वो लें। टेस्ट कर रहा। हाँ जी, जी वो जी। अभी थोड़ी देर पहले आया है, वो मैंने अभी डाउनलोड कराया, अच्छा मैंने अच्छा क्लास अच्छा अच्छा। ज्वाइन कर ली। ठीक है, बस फिर इंशाल्लाह कल से आपकी रूटीन भी क्लियर हो जाएगी। कॉम्प्लेक्स नंबर के एमसीक्यू में सॉल्व कर रहा था, उनमें कुछ में लिखा था जी प्लस अयोटा मॉडुलस माइनस जी माइनस अयोटा मॉडुलस इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये इसमें मुझे ये समझ आ गई जी है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। जी जी। हाँ हाँ, ये बताएं। जरा थोड़ा सा काइंडली एक्सप्लेन, इसमें ये जरा एक्सप्लेन कर दें इसमें जी। ये सवाल मुझे लगता है डॉक्टर साहब ने कराया हुआ है, उसमें वो डॉक्टर साहब के लेक्चर्स में। आप जेड को एक्स प्लस अयोटा वाई ले लेना, और दोनों मॉडल्स को सॉल्व कर लें। ठीक है। दोनों मॉडल्स को सॉल्व कर लें बस। तो एक्स प्लस अयोटा वाई जब लेंगे तो वो इज इक्वल टू 4, आंसर तो कुछ और आएगा। ओहो, कोई बात नहीं, आप देखें ना, एक है जी प्लस अयोटा मॉड और एक है जी माइनस अयोटा मॉड। ऐसी है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। तो जी की जगह एक्स प्लस अयोटा वाई लिखें। एक बनेगा एक्स स्केयर प्लस वाई माइनस वन का स्केयर स्केयर रूट, और दूसरा बनेगा एक्स, सॉरी, एक्स स्केयर प्लस वाई माइनस वन, और एक में एक्स स्केयर प्लस वाई प्लस वन का होल स्केयर बनेगा। ऐसी है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। आप दोनों पे स्केयर रूट स्क्वायर डाल रूट लें, आ जाएगा ऊपर। उधर 4 ले लें, दोनों तरफ फिर स्केयर ले लें आप। ठीक होगा, सॉल्व कर लें इसको जैसे वो सिंपली करते हैं ना सॉल्व हो डिफरेंशिएशन जाएगा को जी, सॉल्व बड़ी करते हैं। आसानी से। ठीक होगा। तो इसमें फर्दर अगर डायरेक्टली आइडेंटिफाई करना हो कि कौन सी शेप सर्कल एलिप्स हाइपरबोला या पैराबोला बन रही है इन हम्म। टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसका जरा थोड़ा सा वो एक्सप्लेन कर जनरल देंगे, वो किस जनरल भी तरह से चीजें आइडिया पता होगा। चल जाती हैं। जनरल भी पता चल जाती हैं, जैसे जी मॉड इज इक्वल टू ए की इक्वेशन हमेशा सर्कल की होती है। इस तरह जनरल भी पता चल सकती हैं।
हाँ, लेकिन मेरे जहन में तो नहीं है। अब वो कि एलिप्स की इक्वेशन कैसी है कॉम्प्लेक्स में, शायद डॉक्टर साहब को पता हो, उन्होंने वो करवाए हैं। ये जो असल में आप सवाल पूछ रहे हैं ना, वो डॉक्टर साहब की क्लास वाले सवाल है। बाकी मैंने देखी नहीं है कभी ठीक हो गया। पैराबोला या हाइपरबोला की ना जनरल इक्वेशन एलिप्स के अंदर, उसके अंदर कॉम्प्लेक्स के अंदर। हाँ, उसके पर मैंने देखा था हम्म जी माइनस ए का माड हम्म प्लस जी माइनस बी का माड इज इक्वल टू हम्म। सी, ये एलिप्स की है। अच्छा अच्छा, ये एलिप्स की है, सही सही सही। ये हाँ, डॉक्टर और साहब ने अगर हम करवाई हुई है। करें, डॉक्टर साहब ने नहीं करवाई ये, मैंने गूगल से देखा था। अच्छा, गूगल से, सही सही सही। नहीं तो ये तो हमें चेक और भी इसी पहले तरह करनी चाहिए ना, ये है भी कि नहीं है। जी, ये नहीं, एक दो बुक से भी देखा मैंने, अच्छा यही अच्छा, है। सही सही। अच्छा, और इसी तरह हाइपरबोला की है जी माइनस ए का माड हम्म। माइनस जी माइनस बी का माड, और इसका इस सब का माड इज इक्वल टू सी। अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही सही। थैंक यू, आपने हमारी इंफॉर्मेशन में इजाफा किया। बाकी कुछ सवाल, वो मेथड की जो एक्सरसाइज है पहली, पहले चैप्टर की, उसकी पहली एक्सरसाइज का जो आखिरी सवाल है, उसके अंदर काफी सारे पार्ट्स ऐसे ही हैं। डिफरेंट इक्वेशंस दी गई हैं और वहां से उसने कहा है गैस करें ये किसकी इक्वेशन है। जी सर। तो एक दफा उनको भी देख लीजिएगा, फिर ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। मतलब कुछ और एग्जांपल्स भी आपको जनरल मिल जाएंगे। ऐसे सर जितना काम होता है ना, अगर बंदा यही कर ले तो काफी है, ऐसा ही है। एक्स्ट्रा का टाइम नहीं। बहुत बहुत काम है, अगर बंदा करे तो। मतलब करने बैठे तो बहुत टाइम लगता है इस पे। इसमें सिर्फ ये है कि पहले लेक्चर सुनने हैं, वीडियोस देखनी है, फिर हम्म, उन वीडियो से अपने नोट्स बनाने पड़ते हैं, क्योंकि अगर नोट्स ना बनाए तो वो तो फिर समझ ले कि एक हफ्ते बाद फिर भूल जाएगा कि क्या क्या था इसमें। सही बात है। और फिर ये जो क्लासेस लेना, तो तकरीबन 6-7 घंटे लग जाते हैं डेली के। बड़ा मुश्किल काम है, बहुत सब्र आजमा काम है। सर मैंने इसका एक हल निकाला है जो आपका पैटर्न है ना। हम्म। सर सुबह टीचिंग करना चाहता हूँ, मतलब अभी आजकल तो छुट्टियां हैं, तो टेस्ट ठीक। सीजन चल रहा है। तो मैं सोचा कि रात को बंदा अगर बैठे ना तो हम्म। फोकस बहुत ज्यादा होता है रात में। बस और वो अब इसके हर पहले एक की अपनी अपनी रूटीन है ना। एग्जैक्टली सर। तो इसलिए अब आपको रात का टाइम अच्छा लग रहा है, किसी को के लिए रात में ये मुमकिन नहीं होगा, उसको दिन चाहिए। तो इसलिए अब ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा ना। सर मैंने आज से ना कोई 3 साल पहले कोई पोस्ट पढ़ी थी, वो जो आपने लिखी थी उर्दू के अंदर, जी आपका जी सफर जी इसमें। जी। ठीक तो है। मैंने उसको काफी ढूंढने की कोशिश की, दोबारा मुझे मिली नहीं वो पोस्ट दोबारा। मुझे भी तो दोबारा बड़ी मुश्किल सी मिलेगी। जी, तो वो काफी मतलब आपने डिटेल में मेंशन किया था इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे गए। हाँ जी, और आपको ऐसी शायद है एक वो। उस इंटरव्यू वाले सवालों पे तो मैंने बकायदा वीडियो भी शेयर की हुई है। मतलब जी सर। इंटरव्यू वाले सवालों की तो तो वीडियो भी मौजूद है इस पे जी ही, सर, मैथ लॉजिक चैनल के ऊपर। मैं सर जरूर देखूंगा। जी ठीक। सर इसमें ना एक हमने पढ़ा एनालिटिकल ज्योमेट्री एंड वो क्या नाम है, मैंने यूएमटी से अपनी बीएस ऑनर्स की है। हम्म। तो उसमें ज्योमेट्री का मतलब कि भूल गया क्या नाम है, उसमें अजीबोगरीब मतलब सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज और शेप्स को चेंज करने वाला। तो उसमें आपने क्वेश्चन लिखा था कि वो एक क्वेश्चन पूछते हैं, हर बार पूछते हैं इंटरव्यू के अंदर, ज्यादातर बाकी लोगों ने भी पोस्ट की थी कि हम्म। कितनी प्रॉपर्टीज हैं। तो मैंने इस क्वेश्चन को काफी ढूंढा है कि किसकी प्रॉपर्टीज? ज्योमेट्रिकल, पता नहीं इस तरह का क्वेश्चन था, आपने लिखा हुआ था उस पोस्ट के अंदर। ज्योमेट्रिकल? नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही आपकी बात की, मतलब पूरी मुझे रिलेटेड टू बात पता ज्योमेट्री, नहीं। कोई है कोई ज्योमेट्री के अंदर कोई प्रॉपर्टीज होती हैं किसी चीज की, जो ज्यादातर इंटरव्यू में सेम क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन करते हैं वो। नहीं, मेरे जहन में नहीं है, मेरे से तो एक ही ऐसा कोई क्वेश्चन सवाल था नहीं पूछा। ज्योमेट्री के रिलेटेड। सर नहीं। उस चलिए सर अच्छा, मैं आपको शेयर करूंगा। ठीक है।
सर जी जी। सर ये डीएस क्या होता है? डीएस? जी सर, ये हमारे पास जो है इंटेग्रल में आ जाता है, यानी कि एक्स वाई स्केयर इंटू डीएस। और वहां पे जो डीएस है वो इक्वल लिखा हुआ था कि डी एक्स ओवर डी टी होल स्केयर प्लस डी वाई ओवर डी टी होल स्केयर का अंडर रूट इंटू डी टी। अच्छा, डीएस आर्क लेंथ एलिमेंट। सरफेस। ठीक है ठीक है। आपने अगर किसी की आर्क लेंथ फाइंड करनी हो किसी कर्व की, जी तो उसके लिए आप इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन के लिए हम पैचेस बनाते हैं ना बेसिकली। जी 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 बिल्कुल। तो वो डीएस एक्चुअली वो एक पैच है। ठीक हो ठीक है। गया। और फिर मतलब पूरी डिफरेंशियल पूरी कर्व की लिमिट्स डिफरेंशियल लगा के हम उस पैच को इंटीग्रेट करते हैं सारों को। तो वो सम बन के हमारे पास पूरी आर्क लेंथ यानी उस कर्व की लेंथ हमें मिल जाती है। जी सर ठीक हो। डिफरेंशियल ज्योमेट्री का मेरे ख्याल से क्वेश्चन है ये, हाँ जो जी, कैलकुलस में भी है, डिफरेंशियल ज्योमेट्री में भी है। आकलन थ्योरम। जी जी, ऐसी है। सर जो एग्जांपल 4 है ना, सर आपको आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है आवाज। सर एग्जांपल 4 में ना क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख के ना और सॉल्यूशन में ये बताया हुआ है बुक में कि सिंस सी इज ए पीस वाइज स्मूथ कर्व। तो सर लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख के तो ये नहीं पता चल रहा कि ये स्मूथ पीस वाइज स्मूथ है या सिंपल है या क्लोज्ड है। मतलब कर्व की इक्वेशन क्या है? फिर वो है वाई स्केयर डी एक्स माइनस एक्स स्केयर डी वाई। ये कर्व की इक्वेशन तो नहीं है, ये तो इंटीग्रेशन है। इसकी इंटीग्रेशन करनी है। जी सर। आगे कर्व की इक्वेशन होगी लाजमन। जी सर इसकी इंटीग्रेशन। सर जो पीस वाइज स्मूथ कर्व होती हैं उसकी इंटीग्रेशन के लिए हम उसको मतलब पार्ट्स में डिवाइड करके फिर उसका सम लेते हैं। हाँ ऐसे ही है बिल्कुल। तो सर हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख के ये कैसे पता चलेगा कि ये पीस वाइज स्मूथ है या हमने वही इसको तो कह रहा हूँ, सिंपल आप पहले करके कर्व की सॉल्व इक्वेशन तो देखें, और या हमें भी बताएं कर्व की इक्वेशन क्या दी हुई है। सर एक मिनट। सर वहाँ बुक में तो सिर्फ ये इंटेग्रल ही दिया हुआ है। नहीं, लेकिन इससे तो हम कुछ भी नहीं ना पता कर सकते। जी सर मैं भी यही पूछ रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही इसकी। सर बुक में और कुछ भी नहीं बताया हुआ और बस जो सोल्यूशन लिखा हुआ है उसमें ये बताया हुआ है कि सिंस पी इज अ पीस वाइज स्मूथ बुक कर्व। कौन सी है? सर डीजे जिल। अच्छा, मैं अभी निकालता हूँ। सर मैं आपको पिक्चर भेजूं? हाँ वो भेज दें आप, क्या कहते हैं।
निम्रा आपने पूरा स्टेटमेंट पढ़ी नहीं है। निम्रा आप इधर ही हैं? जी सर। मैं कह रहा हूँ आपने स्टेटमेंट नहीं पढ़ी। आगे क्या लिखा हुआ है? वेयर सी इज द क्लोज्ड कर्व शोन इन फिगर 5.6। आप फिगर 5.6 की तस्वीर भी भेज दो फिर। जब आपने फिगर देखनी तो आपको खुद ही अब पता चल जाना है कि वो कैसी कर्व है। सर अगर फिगर ना दी हुई हो तो? फिर तो नहीं ना पता चलेगा। कर्व की इक्वेशन दी तो हुई अगर हो तो पेपर में पता कोई चलेगा। ऐसा सर अगर पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें ग्राफ दिया हुआ होगा? ग्राफ तो नहीं, खैर पेपर वाले बना के देंगे, इतने अच्छे तो नहीं होते। इक्वेशन दे देंगे जरूर कर्व की। जी सर। हमें उस इक्वेशन से ही पता करना होगा कि इसकी शक्ल कैसी बनेगी। सर मुझे लगा शायद सिर्फ वो स्टेटमेंट से ही मतलब ग्राफ ड्रा किया है और नहीं नहीं मतलब नहीं हम नहीं। ही करना पड़ेगा ग्राफ। इंटीग्रेशन अलोंग द कर्व सी होगी हमेशा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर, और उस कर्व को डिफाइन किया होगा अलग से। जी सर। जी कोई और सवाल? सर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में ना जब इसको C3 के लॉग इंटीग्रेट किया हुआ है ना तो उसमें अपर लिमिट 0 ली हुई है और लोअर लिमिट ट्रू ली हुई है। अच्छा एक मिनट, मैं ना निकाल ही लेता हूँ किताब, लैपटॉप पे ओपन करते, ताकि मुझे तस्वीर सही नजर आ जाए कर्व की। पेज नंबर क्या है? मुझे पेज नंबर बता दो ताकि मैं जल्दी से ढूंढ लूँ। 242। 242। अच्छा जी, 242 के ऊपर क्वेश्चन आ गया। हाँ आप पूछें, आप क्या कहना चाह रही हैं आप? सर जब C3 के लॉन्ग इसको इंटीग्रेट किया ना तो जब C3 के लॉन्ग इंटीग्रेट किया है तो अपर लिमिट 0 है और लोअर लिमिट 2 है। नहीं। हाँ ठीक है, सही है की बात है। या 0 से 2 कर लो और माइनस कर दो। असल में क्या हुआ है, जब C3 के लॉन्ग आए हैं ना तो वो कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ऐसी है ना? जी सर। मतलब ओरिजिन पास कर रहा है इस कर्व में से और 2 4 पास कर रहा है। तो अगर हम यहाँ से भी अंदाजा लगाएं तो यहाँ से यही नजर आ रहा है ना हमें कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इस कर्व की इक्वेशन। तो जब हम C3 के लॉन्ग इंटीग्रेट करेंगे ना यस। तो हम y की जगह एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे, तो हमारा इंटीग्रेशन जो है वो एक वेरिएबल में आ जाएगी। और x कहाँ से कहाँ जा रहा है? 0 से लेकर 2 तक जा रहा है। ऐसी है। सर मैं ये पूछ रही हूँ कि अपर लिमिट कम है और लोअर लिमिट ज्यादा है। हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ सर डायरेक्शन मैटर करती है ना। सर ये डायरेक्शन जो है ना वो एक पर्टिकुलर जो है ना वो जी जी वे की बिल्कुल, तरफ यहाँ जा रही है, तो डायरेक्शन इस भी तो वजह से मैटर ये करती है ना। क्लोज क्लोज जी जी डायरेक्शन की बात कर रही है वो। हाँ जी।
डायरेक्शन आप देखें ना तो वहां 2 4 से 0 0 की तरफ आ रहे हैं। जी सर। ठीक है, इसलिए नीचे वाली लोअर लिमिट छोटी है और अपर लिमिट, सॉरी लोअर लिमिट बड़ी है और अपर लिमिट छोटी है। क्वेश्चन में भी सर वो जो है ना क्लोज कंटूर पहले ही शो हो रहा है, तो क्लोज क्लोज उसको उसको करना जहाँ है से तो स्टार्ट जाहिर है है वहीं पे ही आप पहुंच जाए। आपको वापस आना पड़ेगा उधर ही। जी सर, एग्जैक्टली सर, इस वजह से। ये सर जो हमारे पास काशी फंडामेंटल थ्योरम है या काशी थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन है, जी ये जी। क्लोज कर्व के लिए है या ओपन कर्व के लिए भी नहीं नहीं, हो ये सकते हैं? क्लोज्ड के लिए है सिर्फ।